स्टार्ट करते हैं बेटा आज का। लास्ट टाइम हमने दो चीजें पढ़ी थी, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने इक्वेशंस और बाकी सब चीज पढ़ा था। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता था? ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है? नो हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड नो हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। इसमें हमने कुछ रिलेशंस पढ़े थे, एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं। आइसोथर्मल में रिलेशन पढ़ा था P1V1 इक्वल टू P2V2 यानी P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक में एक्सप्रेशन पढ़ा था PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा एक्सप्रेशन था TV रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। एक था प्रेशर और वॉल्यूम का। तो ये तीन रिलेशंस थे जो आपको लर्न होने चाहिए। वर्क डन के हमने एक्सप्रेशंस पढ़े थे। वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन में 2.303 nRT log V2/V1 या फिर 2.303 nRT log P1/P2। नेगेटिव साइन लगा दे तो वो कंप्रेशन के लिए वर्क डन आ जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने वर्क डन का फॉर्मूला ही आपके सामने NR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। एक्सपेंशन में कंप्रेशन होगा तो वर्क डन का आ जाता है नेगेटिव। इसके अलावा इंडिकेटर डायग्राम में पढ़ा था कि इंडिकेटर डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व विद द वॉल्यूम एक्सिस वो आपको क्या देता है? वर्क डन। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब आज आगे चलते हैं। दो प्रोसेस और बची हैं, पहले उनको खत्म करते हैं फिर आगे चलेंगे न्यूमेरिकल्स में। जो और प्रोसेसेस हैं उनमें एक है आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस जो आपकी है इसका नाम है, साथ साथ लिख लीजिए, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है? आइसोबारिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। पहले वाले में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में नो हीट इज गिवन और टेकन आउट तो हीट कंटेंट कांस्टेंट था। आइसोबारिक में इट इज अ प्रोसेस in which pressure of system remains constant। बाकी सब चेंज हो, प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसकी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी? PV इज इक्वल टू nRT में P कांस्टेंट है, N और R कांस्टेंट है, तो क्या बचा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी V प्रोपोर्शनल टू T या फिर V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब न्यूमेरिकली अगर इसको अप्लाई करना होगा तो हम लगाएंगे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक। इसका इंडिकेटर डायग्राम अगर बनाना हो, 2 मिनट अब रुक जाइए, मैथमेटिकली चीजें एक्सप्लेन करने दीजिए। इंडिकेटर डायग्राम किसका ग्राफ होता है? ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो इसका ग्राफ बनेगा, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इसका जो स्लोप बनेगा, स्लोप कितना हो जाएगा? 0। हाँ कि ना? मानते हो कि नहीं? स्लोप हो गया 0। क्यों स्लोप 0 है? क्योंकि एंगल विद द एक्स एक्सिस क्या आ रहा है? 0। तो स्लोप क्या है? 0। इसका अगर मेरे को बल्क मॉड्यूलस निकालना हो, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस होता है माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V। देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, तो बल्क मॉड्यूलस कितना हो जाएगा इसके लिए? 0। इसमें अगर आपको वर्क डन निकालना हो, वर्क डन आप कैसे निकालेंगे? वर्क निकालने के लिए मेरे पास एक सिस्टम मैंने कंसिडर किया, फिटेड विद अ पिस्टन, जैसे पिछली क्लास में कंसिडर कर रहे थे। N मोल्स ऑफ आइडियल गैस कंसिडर की। अगर इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है dx, सो वर्क डन हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट,
PdV। यहां तक तो बिल्कुल सेम जैसे हर एक में चल रहा है। वर्क डन क्या होता है PdV, उसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क होगा इंटीग्रेशन PdV, लिमिट V1 से लेकर V2 तक। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये, इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। प्रेशर क्या है कांस्टेंट, सीधा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन V1 से V2 तक dV, dV का इंटीग्रेशन हो गया वॉल्यूम, सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम V1 से V2 तक, सो वर्क डन हो गया प्रेशर इंटू V2 माइनस V1, सीधा प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये आपको क्या दे देगा, वर्क डन PdV, उसका इंटीग्रेशन, क्योंकि P कांस्टेंट है, dV कितना हो गया सीधा V2 माइनस V1। यहां तक समझ में आ गया। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? जपलीन, जतिन, निहारिका, पारखी, बाकी सबको, समृद्धि, शिवनाथ, श्रीराम, ठीक है। ये है आइसोबारिक प्रोसेस। अगली भी समझ लो फिर एक साथ लिखना। इसके बाद होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस in which volume of system remains same। सिस्टम का वॉल्यूम जिसमें सेम रहे, सब कुछ चेंज हो पर सेम क्या रहना चाहिए, वॉल्यूम। उसको हम क्या नाम देते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में इक्वेशन क्या आ जाती है, आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होगी, इसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू T। P प्रोपोर्शनल टू T का मतलब P बाई T इक्वल टू कांस्टेंट, यानी न्यूमेरिकली P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। न्यूमेरिकली आप ये अप्लाई करेंगे। इसका अगर मैं इंडिकेटर बनाना चाहूं, इंडिकेटर क्या होगा, इंडिकेटर होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा वर्टिकल। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी इसका स्लोप क्या हो गया, tan 90 विच इज नॉट डिफाइंड, या इंफिनिटी। नॉट डिफाइंड होता है ना वो, 1/0 बोलेगा तो नॉट डिफाइंड हो गया। इसका अगर बल्क मॉड्यूलस निकालना है वो कितना होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। डेल्टा V 0 है तो बल्क मॉड्यूलस भी कितना आ गया, इनफाइनाइट। इसमें अगर आपको वर्क डन निकालना हो, वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन PdV, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन इसमें कितना आ गया, 0। अब वर्क डन को ऐसे भी सोच सकते हो ना इंडिकेटर डायग्राम से, तो इंडिकेटर डायग्राम वॉल्यूम के साथ कोई एरिया कवर नहीं कर रहा। पिछले वाले में वॉल्यूम के साथ कितना एरिया कवर हो रहा है, पिछले वाले में वॉल्यूम के साथ इतना एरिया कवर हो रहा है, तो यही तो वर्क डन हुआ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, समझ में आ गया बेटे सबको? सो ये थे आपके रिमेनिंग प्रोसेस। अब इनके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक दो कंसेप्ट और करके, पहले इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट है बेटा दो छोटी छोटी और टर्म्स, इनको हम बोलते हैं, पहला हेडिंग डालो, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है पहले समझ लो, फिर उसके बाद फॉर्मली वर्ड्स में भी देखेंगे। सपोज आपके पास एक प्रोसेस है जिसका इंडिकेटर डायग्राम कुछ ऐसा है, एक पॉइंट 1 से शुरू हुई, पॉइंट 2 पे गई, 2 के बाद 3 पे गई, 3 के बाद वापस 2 पे आ गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो अलग अलग पाथ फॉलो करके अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाती है सिस्टम को, उसको हम क्या नाम देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होगी, जो वापस नहीं आती,
उसको क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक। स्टेटमेंट लिखिए, साथ साथ स्टेटमेंट लिखिए, साइक्लिक प्रोसेस is a process in which system returns to its original state after undergoing series of changes, या series of processes। मल्टीपल प्रोसेसेस हो, उन प्रोसेस के बाद वापस अगर सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन अगर आपको निकालना हो, ध्यान देना बेटा, टाइम दूंगा अभी लिखने का, ये समझ लो पहले। सपोज ये इंडिकेटर डायग्राम है, प्रोसेस 1 से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक कोई प्रोसेस गई इस पाथ को फॉलो करके, और 2 से 1 पे वापस आ गई इस पाथ को फॉलो करके। सो अगर मैं 1 से 2 का वर्क डन निकालूंगा तो वो क्या होगा? वो होगा ये पूरा एरिया, पूरा एरिया, कंप्लीट एरिया जो होगा, ये जो कंप्लीट एरिया होगा, ये जो पूरा एरिया होगा, ये देगा वर्क डन। मानते हो बेटा? 1 से 2 प्रोसेस तक जाने का जो वर्क होगा वो ये पूरा एरिया देगा। इतना मानते हो बेटा? एरिया क्या बताया था आपको? एरिया क्या होता है? एरिया होता है वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है? वर्क डन। सो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 work done is given by complete area। नाम दे देते हैं इसको 1 2, इसको A पॉइंट दे दिया, इसको B पॉइंट दे दिया, इसको C पॉइंट दे दिया। सो एरिया कौन सा? 1C2AB1, ये पूरा एरिया 1C2AB1 कंप्लीट एरिया। ये आपको वर्क डन देगा 1 से 2 तक जाने का। अब 2 से 1 तक आने का वर्क डन क्या होगा? फ्रॉम पॉइंट 2 to 1 वर्क डन इज गिवन बाय, इसको D पॉइंट दे देते नाम, वर्क डन इज गिवन बाय एरिया 1D2AB1। यस और नो? कौन सा एरिया की बात मैं कर रहा हूं? ये नीचे वाले एरिया की बात कर रहा हूं, ये एरिया। एंड ये वाला वर्क क्या होगा? नेगेटिव। एंड दिस वर्क इज नेगेटिव। देयरफॉर अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना हो, टोटल वर्क वो हो जाएगा एरिया एनक्लोज्ड। माने अगर खुद सोचो, लेट्स सपोज ये पूरा एरिया 20 यूनिट्स का है, ये एरिया 10 यूनिट्स का है। सो 20 का यूनिट्स एरिया क्या हो गया? पॉजिटिव, और 10 यूनिट्स का एरिया क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है? कंप्रेशन का वर्क डन है। एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। कंप्रेशन का वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। तो जो बीच का एरिया कवर्ड है ये क्या हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा आपका इस साइक्लिक प्रोसेस का कंप्लीट एरिया। मतलब मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं? ये वाले एरिया की। ये एरिया आपको क्या देगा? ये एरिया आपको देगा नेट वर्क डन। सो कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन होता है वो एरिया होता है, वो वर्क डन होता है एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। क्या ये बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है बेटा? ठीक है। इसी की बहन है एक,
इसी से मिलता जुलता है, उसको बोलेंगे, वो पहले इसका रिवर्स वाला पॉइंट सुन लो, उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होगा? नॉन साइक्लिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस which does not return to its original state. सिस्टम अगर अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, मैं बोल रहा था इससे मिलता जुलता, उसका नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स सिस्टम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट after following the exact same path. एग्जैक्ट सेम पाथ फॉलो करके अगर सिस्टम वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब अगर ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, सिस्टम 1 से 2 में गया और 2 से 1 एग्जैक्ट सेम पाथ फॉलो करके वापस आ गया, तो ये प्रोसेस क्या होगा? ये प्रोसेस होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन हमेशा कितना होगा? 0, बिकॉज नो एरिया एनक्लोज्ड। या आप सोचो जितना पॉजिटिव वर्क हुआ उतना ही नेगेटिव वर्क हो गया, तो नेट वर्क क्या हो गया? 0। समझ में आ गई बात? डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, वो तो इसमें भी 0 है ना, स्टार्टिंग पोजीशन पे ही वापस आ गया। बट इसमें क्या हो रहा है? वो एक एरिया एनक्लोज करके चल रहा है, तो जो एनक्लोज्ड एरिया है वो आपको वर्क डन देता है। अगर एग्जैक्ट सेम पाथ फॉलो करके आया तो एक तो एनक्लोज नहीं हुआ, दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हो जितना उसने जाते वक्त पॉजिटिव एरिया कवर किया उतना वापस आते वक्त नेगेटिव एरिया कवर किया, तो जब जोड़ोगे तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 0। इसमें क्या हुआ था? पॉजिटिव एरिया बड़ा था, नेगेटिव एरिया छोटा था, तो टोटल एरिया क्या हो गया? पॉजिटिव। समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर बेटे सबको? प्लीज इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे इसके न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स पे बेस्ड। सबसे पहला आपके सामने आ रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। और क्वेश्चन कह रहा है अ पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ आपको गिवन है। For a cyclic process is a triangle ABC drawn in order. The coordinates of A, B, C are इतना इतना इतना. Okay, coordinates दिए हुए. Pressure is in Newton per meter square and volume is in liters. तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सबसे पहली चीज जो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भैया ये लीटर में दिया हुआ है। लीटर में हमें काम नहीं करना, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी वो है एसआई यूनिट्स में। लीटर एसआई यूनिट नहीं होता। इसको सबसे पहले कन्वर्जन करोगे। कन्वर्जन क्या होती है न्यूमेरिकल्स में? अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स, या 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन हम यूज करेंगे। पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निकालना क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी। पहला पार्ट, वर्क डन ए से बी का निकालना है। क्या बताया? ए से बी। ए से बी का वर्क कौन सा होगा? ए से बी का वर्क होगा ये पूरा एरिया, हां कि ना? और क्या लोगे इसको? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्सपेंशन है ना, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। तो ए से बी का वर्क डन जो होगा वो कितना होगा? वो होगा एरिया ए बी डी ई ए बी डी ई ए।
और ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितना हो गया? AE और BD, AE प्लस BD इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ED। वैल्यूज डालिए। हाफ AE की वैल्यू, A से E कितना है हाइट? 4 यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्लस BD का कितना है? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ED कितना हो गया? 3 क्या? लीटर्स। इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट किसे? SI यूनिट्स में। तो कितना होगा? 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 6/2 3 3 is 9 9 इंटू 10⁻³ जूल्स। पहला पार्ट क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर? दूसरा सेकंड पार्ट, B to C वर्क डन। B to C, B से C का वर्क निकालना है। B से C का वर्क कौन सा होगा? ये वाला एरिया, हाँ कि ना? और क्या लोगे इसको? लेफ्ट जा रहा है नेगेटिव वर्क। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन है। तो B से C का वर्क क्या हो गया? नेगेटिव एरिया। कौन सा एरिया? BDECB। क्या है ये? ये है आपका रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, EC इंटू DE। EC कितना है? EC है 2 पास्कल और DE कितना है? 3 इंटू 10⁻³ यह आ गया -6 इंटू 10⁻³ जूल्स। तीसरा C2A। C2A क्या वर्क डन होगा बताओ? 0, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन 0 बिकॉज नो चेंज इन वॉल्यूम। C2A में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, एरिया इनक्लोज नहीं है। ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल। टोटल वर्क सबको जोड़ दीजिए, A से B का, B से C का और C से A का। कितना आएगा? 9 इंटू 10⁻³ माइनस 6 इंटू 10⁻³ सॉल्व करके आ गया 3 इंटू 10⁻³ जूल्स। या फिर आपको अगर सिर्फ नेटवर्क निकालना होता आप ऐसे भी कर सकते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो गया हाफ बेस BC इंटू हाइट AC। वैल्यूज डालें। हाफ BC कितना है? 3 इंटू 10⁻³ इंटू 2 सॉल्व करके फिर से सेम आंसर आएगा। गॉट इट? समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर? हाँ, नहीं ये किसी बुक का। ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस सर। साइक्लिक प्रोसेस का लॉजिक समझ में आ गया क्या है? प्लीज इसको लिख लो अपने हाथ से एक जगह, अपने हाथ से क्वेश्चन लिख के। हाँ कोई बात नहीं, या तो पहले एक दो और कर लेते फिर एक साथ लिख लेना। यहां तक समझ में आ गया ना? ऑनलाइन सबको क्लियर है ना बेटे? आगे देखो, आ जाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अब आपको मैंने बताए थे क्वेश्चंस कुछ आइसोथर्मल के, एडियाबैटिक के। मैंने बोला था इक्वेशंस लगती हैं। आइसोथर्मल में क्या इक्वेशन लगती है? P1V1 इक्वल टू P2V2। एडियाबैटिक में क्या लगती है? PV⁻⁴ गामा इक्वल टू कांस्टेंट एंड सो ऑन। अब इधर आ जाओ, एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ एट 50 डिग्री सेल्सियस and 75 centimeter of mercury pressure, definite mass of a gas is compressed slowly, suddenly. Slowly होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल। सडनली होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक। स्लो प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोथर्मल। और फास्ट प्रोसेस कौन सा होता है? एडियाबैटिक।
सो पहला है आइसोथर्मल, दूसरा होगा एडियाबैटिक. देन व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर of the gas in each of the case if the final volume is 1/4 of the initial volume और गामा की वैल्यू दी है इतना. पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं स्लोली, इसके बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप आराम से लिख लेना दोनों क्वेश्चन. स्लोली का मतलब प्रोसेस जो होगी आइसोथर्मल. आइसोथर्मल प्रोसेस है. आपको पहले प्रेशर कितना दिया हुआ है? 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. पहले वॉल्यूम नहीं, पहले टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस. 50 डिग्री सेल्सियस जो भी न्यूमेरिकल्स में आप यूज करते हो टेम्परेचर वो हमेशा केल्विन में होगा. तो 273 प्लस 50 मतलब 323 केल्विन. ये टेम्परेचर दिया है. और इन ईच केस फाइनल वॉल्यूम इज 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम को मैंने मान लिया V. आपको फाइनल प्रेशर निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है और फाइनल वॉल्यूम आपको पता है 1/4 ऑफ इनिशियल. यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन दी है. नो प्रॉब्लम. ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे यहां तक? अब इक्वेशन लगाते हैं. पहली बात आइसोथर्मल प्रोसेस है. सिंस प्रोसेस इज आइसोथर्मल तो T2 कितना हो जाएगा? 323 केल्विन. नो चेंज. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना आइसोथर्मल में. प्रेशर पे फर्क पड़ेगा. P1V1 इक्वल टू P2V2. तो P2 कितना हुआ? P1 इंटू V1 बाई V2. फास्ट के लिए दो पार्ट्स में है ना क्वेश्चन. गामा कब यूज होता है? एडियाबैटिक में. तो एडियाबैटिक भी तो है ना सेकंड पार्ट में. अभी फर्स्ट पार्ट में एडियाबैटिक का कोई काम नहीं है, गामा का कोई काम नहीं है. पहले प्रेशर कितना है? 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम. उसी फॉर्म में लिख रहा हूं. रिजल्ट भी 7 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम में आएगा. इंटू वॉल्यूम पहले कितना है? V फाइनल कितना है? V बाय 4. ऊपर 4 चला गया, कितना आ गया? 300. तो फाइनल प्रेशर हो गया 300 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम. क्लियर? प्रेशर और टेम्परेचर निकल गया, यही निकालना था. अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में सडनली मतलब ये होगा एडियाबैटिक प्रोसेस. जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है डाटा सेम है. ये डाटा जो आपका प्रेशर वॉल्यूम का है वो सेम डाटा है, इसमें कोई 19-20 भी फर्क नहीं है. ये डाटा बिल्कुल सेम है. तो इसी को उधर चिपका लेते हैं. ये डाटा में कोई चेंज नहीं है, ये डाटा बिल्कुल सेम है. अब आ जाओ एडियाबैटिक की इक्वेशंस में. एडियाबैटिक की इक्वेशन, हमें वॉल्यूम का रिश्ता पता है, प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम का रिलेशन पता है. तो कौन सा रिलेशन लगेगा? PV रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. सो P1V1 प्रोसेस इज एडियाबैटिक. सो P1V1 रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू P2V2 रेज़ टू पावर गामा. सो P2 कितना हुआ? P1 इंटू V1 बाई V2 रेज़ टू पावर गामा. ये सुनो, वैल्यू डालो. P1 प्रेशर कितना है? प्रेशर कितना है? 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. V1 कितना है? V. V2 कितना है? V बाय 4 की पावर 1.5. ये सुनो, 4 ऊपर चला जाएगा. 75 सेंटीमीटर इंटू 4 की पावर 3/2. 1.5 का मतलब 3/2 होता है. अच्छा, 4 होता है कितना? 4 होता है 2 का स्क्वायर. बिल्कुल सही, 2 का स्क्वायर
2 कट गया, 2 का क्यूब, 8 आ गया। 8 का मतलब कितना हुआ? 8 का मतलब हुआ 75 इंटू 8। 75 इंटू 8 कितना होता है? 75 इंटू 150, 150 इंटू 4 8 600, सो 600 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। क्या ये सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया बेटा? प्रेशर कैसे निकाला? ऑनलाइन बच्चों जवाब दे दो बेटा। सबको क्लियर है? बाकियों को भी क्लियर है? ठीक है। अब टेम्परेचर कैसे निकालेंगे एडियाबैटिक की? अब टेम्परेचर वाली इक्वेशन यूज करो। कौन सी इक्वेशन थी? टीवी रेज टू पावर गामा -1, यही थी इक्वेशन। टीवी रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो T2 कितना हुआ? T2 हुआ T1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। T1 कितना? T1 कितना? 323 V1 अपॉन V2 की पावर 0.5 कितना आया? 323 इंटू √4, तो 2646 केल्विन। चाहे तो इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। स्टार्टिंग में सेल्सियस लेके नहीं करना सॉल्व, हमेशा केल्विन लेके सॉल्व करना है। गलती से भी सेल्सियस लेके सॉल्व नहीं करना। यहां तक समझ में आ गया बेटे सबको? इस टाइप के ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए। सो इसमें एक टाइप के क्वेश्चन आपके वो मैंने अभी इंडिकेटर डायग्राम वाले बनाए, दूसरे टाइप के ये हो गए। तीसरे टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी अभी बताऊंगा। पहले ये दो लिख लो, इनमें कोई लिखना है ये प्लीज अपने हाथ से लिख के करो। अगर कोई नई पॉइंट समझ में आता तो अभी के भी पूछो। आगे देखिए और कैसे न्यूमेरिकल्स हैं, सामने ध्यान दो। आपको कह रहा है 2 डिफरेंट एडियाबैटिक पार्ट्स ऑफ द सेम गैस इंटरसेक्ट्स 2 आइसोथर्मल्स एट T1 एंड T2। जरा ध्यान दो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया। आपको बोल रहा है 2 different adiabatic parts of the same gas intersect with 2 isothermals at T1 and T2 as shown in PV diagram. So ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें ये आइसोथर्मल है और D तक ये आइसोथर्मल है। ये जो ग्रीन से मैंने बनाया ये दोनों आइसोथर्मल है, और जो रेड से बना रहा हूं ये एडियाबैटिक है। ज्यादा स्लोप वाले हैं ना, ये दो एडियाबैटिक है। ये जो रेड से मैंने बनाए ये दो एडियाबैटिक है। At temperature T1 and T2 as shown, how does VA by VD compare with VB by VC? ये क्या हुआ? VA, VB, VC, VD का रिश्ता चाहिए। अब जरा ध्यान दो, टेम्परेचर T1 है तो यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T1 ही होगा, आइसोथर्मल था। फिर यहां टेम्परेचर इस पूरी लाइन पे T2 है तो यहां टेम्परेचर T2 है, तो D पे भी टेम्परेचर कितना हो गया? T2। अब जरा ध्यान देना, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या था? TV रेज़ टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट था कि नहीं एडियाबैटिक में? तो अगर मैं B से C तक की बात करूं, B पे टेम्परेचर, V पे गामा -1 इज टेम्परेचर इन C, V एट C की पावर गामा -1। मानते हो? टेम्परेचर एट B कितना है? T1, तो T1 VB की पावर गामा -1 इज T2 VC की पावर गामा -1। इसी तरह से D से A तक की अगर मैं बात करता हूं, D से A तक की बात करता हूं तो T V रेज़ टू पावर गामा -1 इज T एट A V एट A की पावर गामा -1। वैल्यूज डालो। T एट D कितना है? D पे टेम्परेचर कितना है? T2 V एट D की पावर गामा -1 इज T1 V एट A की पावर गामा -1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
T1 T2 VB की पावर गामा माइनस 1 VD की पावर गामा माइनस 1 इस T2 T1 VC की पावर गामा माइनस 1 VA की पावर गामा माइनस 1 T1 T2 कट गए, चार टर्म्स बची, चारों की पावर गामा माइनस 1 है, पावर कैंसिल हो गई, VB VD इज इक्वल टू VC VA। आपको क्या चाहिए? VA अपॉन VD, VA अपॉन VD इज VB अपॉन VC, यही रिश्ता निकालना था, दोनों बराबर प्रूव हो गए। उसने बोला था इनका आपस का रिश्ता क्या है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है, तो आप ऐसे सेक्शन वाइज, मतलब अगर A और B के बीच में लगाना होता तो मैं लगाता P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। B और C और A और D ही क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे टेम्परेचर्स का रिलेशन दिया हुआ था। ठीक है, और देखिए, a sample of gas is compressed adiabatically from a volume of 1600 centimeter cube to 400 centimeter cube। आपको चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको पहले वॉल्यूम दिया है 1600 सेंटीमीटर क्यूब, बाद में वॉल्यूम दिया है 400 सेंटीमीटर क्यूब, एडियाबैटिक प्रोसेस बोला। If the initial pressure is 150 kilopascal, 150 kPa, what is the final pressure? P2 आपको निकालना है। पहले क्या लग जाएगा इसमें? PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तभी प्रेशर निकलेगा। सो P1 V1 रेज टू पावर गामा इज P2 V2 रेज टू पावर गामा। यस और नो? P1 V1 रेज टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। आपको P2 चाहिए, P2 कितना हुआ? P1 इंटू V1 बाई V2 की पावर गामा। फर्स्ट का प्रेशर है 150 किलो पास्कल, V1 बाई V2 कितना हो गया? 4 की पावर गामा। 8 आ गया, ये 8 15 8 90 900 किलो पास्कल प्रेशर निकल आया। आगे आते हैं, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर हो गया, एंड हाउ मच वर्क इज डन ऑन द गैस इन दिस प्रोसेस। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R अपॉन 1 माइनस गामा, NR अपॉन 1 माइनस गामा, T2 माइनस T1। चेक करो, यही रिश्ता था, चेक करो रिश्ता, यही रिश्ता था। ऑनलाइन वालों आप बताओ, यही रिलेशन था, T2 माइनस T1, यही था ना। अब आपको गिवन क्या है? आपको प्रेशर्स गिवन है, टेम्परेचर तो गिवन ही नहीं है ना। क्या लगाओगे? कैसे सॉल्व करोगे? सोचो। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? टेम्परेचर का रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व करोगे, हाँ कि ना। बट ना यहां इनिशियल टेम्परेचर दिया है, ना फाइनल टेम्परेचर दिया है। अब क्या करें? जरा उसी रिलेशन पे आओ वापस, जब हमने ये प्रूव किया था। प्लीज एक बार मैं लास्ट क्लास वाले टॉपिक्स पे आ रहा हूं, ये देखो ध्यान से। NR अपॉन गामा 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 निकाला था, उससे पहले एक रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम का भी था। हमें प्रेशर वॉल्यूम पता है ना। ठीक, बाय चांस आप भूल गए कि सर मेरे को तो याद ही नहीं रहा कि मेरे को ये वाला रिलेशन इंटरमीडिएट स्टेप भी याद करना है, कोई बात नहीं। रिलेशन वर्क डन का होता है NR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। अंदर ले जाओ, आपको 1 माइनस गामा nRT2 माइनस nRT1। यस और नो? nRT क्या होता है? आपको प्रेशर और वॉल्यूम पता है, PV इज इक्वल टू nRT। ये हो गया P2 V2 माइनस P1 V1। अब नोन टर्म्स में आ गया। अब आप वैल्यूज डालिए, पहले बाद में प्रेशर कितना है? 900 kPa, 10 to power 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि किलो पास्कल था। बाद में वॉल्यूम कितना है? 400 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर होता है 10 to power -2, क्यूब करूंगा तो -6,
माइनस P1V1 150 किलो पास्कल इंटू V1 1600 सेंटीमीटर क्यूब divided by 1 minus gamma 1 minus 1.5 that is 0.5 2 ऊपर चला जाएगा minus 0.5 1 minus 1.5 is minus 0.5 ठीक है सो ऊपर -2 चला गया कितना बचा 9 चौके 36 इंटू 10 to the power -6 प्लस 3 -3 और 4 0 कितना बचा 10 -3 प्लस 4 कितना बचा 10 माइनस 16 इंटू 15 16 इंटू 10 होता है 160 और 16 पंजे 80 160 और 80 कितना हो गया 240 सो 240 इंटू 10 टू द पावर कितना बचा -3 और 3 0 उड़ गए बस 240 बचा समझ में आई बात यहां तक कोई दिक्कत कितना आंसर आया -2 इंटू कितना हुआ 360 में 240 कम हो गए कितना बचा 120 कितना आंसर आया -240 जूल्स समझ में आई बात नेगेटिव क्यों आ रहा है कंप्रेशन हो रहा है वर्क डन क्या आ गया नेगेटिव एक्सपेंशन हुआ होता तो अपने आप रिजल्ट क्या आता पॉजिटिव समझ में आई सबको आज का होमवर्क सुनिए असाइनमेंट खोल लीजिए टॉपिक असाइनमेंट टॉपिक नंबर 12.20 क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 11-12 छोड़ा है मैंने जान के वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है 13 से लेकर 25 तक एक्सेप्ट 23rd सो मतलब जो 11th और 12th छोड़ा 10th तक हम पिछले बारे में कर चुके हैं 11th 12th 23rd और 25 के आगे के ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस हैं वो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच